हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक है उसको थर्ड चैप्टर इंडिया फॉरेन पॉलिसी हम कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट टर्म का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बेसिकली टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम लोग सीबीएसई के जो पैटर्न के पेपर है जिसमें कि 60 क्वेश्चन होते हैं, आपको 50 अटेम्प्ट करने होते हैं। उसी पैटर्न से अब मैं पेपर बनाऊंगी ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि जितने भी आपने चैप्टर्स प्रिपेयर किए क्या वो ठीक से आपने किए या अभी भी आपको किसी चैप्टर में दिक्कत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी। एक बात मैं और बता दूं, जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है सभी के एमसीक्यू हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसी तरह के सभी सब्जेक्ट आपको सीबीएसई सैंपल पेपर का जो पैटर्न के पेपर है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी के एमसीक्यू। कह रहा डैश वाज द फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम द 1946 टू 1964। कह रहा कौन फॉरेन मिनिस्टर थे 1946 से लेकर 1964 तक। तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये तो सभी को पता है कि इंडिपेंडेंट भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। लेकिन फर्स्ट अगर हम बात करें फॉरेन मिनिस्टर की तो वो भी पंडित नेहरू जी ने अपने पास रखा था, क्योंकि उनको लगता था कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और इसीलिए वो सभी चीज़ों को जानने के लिए सब उनको लगता ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं और इसीलिए उन्होंने ये डिपार्टमेंट अपने पास रखा था। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट कह रहा है कि मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जब नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति बनाई थी तो उनके क्या मेन उद्देश्य थे। पहला कि टू प्रिजर्व हार्ड अर्न सोवर्निटी, यानी कि इतने मुश्किल से जो उनको एक संप्रभुता मिली है, फॉरेन पे जो डिपेंडेंस है, फॉरेन पॉलिसी जो लोग हैं इन देश है वो उनको पॉलिसी को अफेक्ट ना करे। दूसरा प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही उनके मेन उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव थे फॉरेन पॉलिसी के। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश बिलीव दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली विद द ब्लॉक लेड बाय यूएस, यानी कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लगता था कि इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो यूएस के साथ और ज्यादा फ्रेंडली और अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यूएस बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत भी लोकतांत्रिक देश बनने जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टी, बहुत सारे नेता थे, तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट नेता जो थे वो कौन थे। क्या जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्या भीमराव अंबेडकर थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। ये तीनों ही नेताओं को ऐसा लगता था। तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर, उनको ऐसा लगता था। नेक्स्ट है कि इन 1956 ब्रिटेन अटैक डैश ओवर द स्वेज कनाल। स्वेज कनाल के लिए किसके ऊपर ब्रिटेन ने अटैक किया था। ईरान, इजिप्ट, हंगरी या इंडिया। तो इसका आंसर है इजिप्ट, क्योंकि आपके बुक में दे भी रखा है कि 1956 में जब ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर अटैक किया था स्वेज कनाल के लिए तो भारत ने इसकी बहुत ज्यादा निंदा की थी, बहुत बुराई की थी। लेकिन उसी साल जब ब्रिटेन ने हंगरी पे अटैक किया था तो भारत ने किसी तरह के यूएसएसआर के खिलाफ निंदा नहीं की थी, निंदा से बचने की कोशिश की थी, कोई इसके अगेंस्ट नहीं बोला था। तो कहीं ना कहीं विश्व को समझ में आ रहा था कि जो भारत अब यूएसएसआर के ग्रुप का हो चुका है और इसीलिए खुलकर यूएसएसआर के बारे में कभी भी बुराई नहीं करता है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान ज्वाइन द डैश लेड मिलिट्री अलायंसेस। पाकिस्तान ने कौन सी अलायंस को ज्वाइन किया था। यूएस, यूएसएसआर, यूके एंड नन। तो इसका आंसर आपको पता ही है, यूएस के ग्रुप को उसने ज्वाइन किया था और इसीलिए यूएस ने जब चाहे इसको मदद भी करता था। नेक्स्ट है कि डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड प्रमोटिंग ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बेसिकली प्रमोट करता है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 51। ये आप लोगों को जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा उसका सेकंड पेज पे जो बॉक्स बना हुआ उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि चाइनीज रेवोल्यूशन हैपेंड इन, कि चाइना जो चीनी क्रांति जो हुई थी, चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ था वो किस ईयर में हुआ था। 1947, 1945, 1949 और 1965। तो ये याद रखने का तरीका है कि हमें आज़ादी 1947 में मिली थी, 48 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था और 1949 में चाइना में रेवोल्यूशन आया था। तो 1949 इज अ करेक्ट आंसर। आप किसी चीज को रिलेट कर लेना इंडिया से, याद रख लें इंडिया के 2 साल के बाद चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ था। कह रहा है नेहरू के जो कैबिनेट में लीडर थे उनमें से एक जो नेता थे काफी ज्यादा चिंतित थे। उन्हें पता था कि चाइना का जो एग्रेशन है बहुत खतरनाक है और जिस तरह से चाइना की जो एक्सटेंशन की पॉलिसी रही, विस्तारवाद की नीति रही है, वो भविष्य भारत के लिए खतरा हो सकता है। भारत को भी वहां से अटैक मिलने की संभावना है, भारत के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत है। पर लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था। उन्हें लगता है ये जो सोच है, ये जो चिंता है वो व्यर्थ है, बेकार की है और कभी भी चाइना हम पे इस तरह के अटैक करने की सोच भी नहीं सकता। तो इसमें से बताना कि कौन ऐसे नेता जो इतने ज्यादा फोरकास्टिंग नेचर के थे, दूरदर्शी थे, जो चाइना के एग्रेशन को समझ गए थे कि चाइना के लिए भी बहुत, जो भारत के लिए भी जो बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, चाइना जो इस तरह से जो एग्रेसिव हो रहा है। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात से चिंतित थे, भीमराव अंबेडकर जी चिंतित थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, या सारे नेता इस बात से चिंतित थे। इनका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहते हैं ना कि ये अपनी जो प्रॉब्लम है वो खुद सूंघ लेते थे,
तो बिल्कुल सही, तो उनकी देखिए कही बात बिल्कुल सच हुई, 1962 में अचानक उसने हम पे अटैक भी कर दिया था। कह रहा है पंचशील एग्रीमेंट साइंड ऑन, जो पंचशील एग्रीमेंट है इंडिया और चाइना के बीच में 5 चीज़ों पर सहमति बनी थी, तो ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 30th अप्रैल 1956 में, 29th अप्रैल 1954 में, 25 दिसंबर 1979 में, 10th जनवरी 1965 में। इसका आंसर है 29 अप्रैल 1954 में। लेकिन पंचशील एग्रीमेंट को चाइना ने तोड़ दिया था और 1962 में हम पे अटैक कर दिया था। कह रहा पंचशील एग्रीमेंट साइन जो हुआ था किन 2 देशों के बीच में हुआ था? बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज़्यादातर जो एग्रीमेंट है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में साइन हुए थे। तो ये आपको बता दूँ, ये जो एग्रीमेंट है इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। तो इंडिया एंड चाइना जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि चाइना एनेक्स्ड तिब्बत, कब उसने तिब्बत पर कंट्रोल कर लिया था? 1955, 1950, 1956 और 1965। तो 1950 में। आपको पता होगा ज्योग्राफिकली हम बात करें तो इंडिया आता है, उसके बाद तिब्बत और उसके बाद चाइना आता था। लेकिन तिब्बत को जब चाइना ने अक्वायर कर लिया, उस पर कंट्रोल कर लिया, तो अब चाइना के साथ डायरेक्ट हम लोग बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। हालांकि स्टार्टिंग में भारत ने किसका खुल के विरोध नहीं किया, जिसके कारण आसानी से तिब्बत को वो कैप्चर कर पाए। उसके बाद धीरे धीरे उनकी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर सबको उन्होंने दबाने की कोशिश की, और जिसके कारण जो है जब भारत ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया तो चाइना ने ये कहने लगे कि भैया वो तुम हमारे इंटरनल मामले में हस्तक्षेप कर रहे हो, दूसरे देश को तुम कैप्चर कर रहे हो, उनकी सभ्यता संस्कृति को दबा रहे हो, और दूसरा देश बोल रहे हो तो तुम उसको बोल रहे हो भैया इंटरनल। इंटरनल मैटर का मतलब क्या होता है? तुम्हारे घर के अंदर की सिचुएशन हो, यानी कि तुम दूसरे देश के लिए तुम लड़ रहे हो, उस पर अधिकार कर रहे हो, उसकी सभ्यता संस्कृति को चल रहे हो, फिर तुम कहते हो हमारा इंटरनल मैटर है। तो स्टार्टिंग में हमारे नेहरू जी की कुछ गलतियां थी, जिसके कारण उन्होंने खुलकर विरोध नहीं किया, और धीरे धीरे हमारा दुश्मन जो है हमारे पे मजबूत होता चला गया। नेक्स्ट है तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर कौन थे जिसने यहाँ पे भारत में आकर शरण ली थी और कब ली थी? तो इसका आंसर है दलाई लामा, और कब ली थी उन्होंने? 1959 में, जब तिब्बत की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तब वहां से भागकर उन्होंने भारत में शरण ली थी, और 1959 इसका करेक्ट आंसर है। चाइना क्लेम 2 एरिया विद इन इंडियन टेरिटरी, कि भारत की टेरिटरी के कौन से 2 एरिया पे चाइना क्लेम करता रहा, और उन्हीं 2 एरिया पे चाइना 1962 में अटैक भी किया था। तो इसका आंसर अक्षय चीन एरिया और लद्दाख है। जबकि आपको पता है अभी अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री, उन्होंने संसद में कहा था कि पीओके भी वापस लेंगे, जो कि पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, नेहरू जी के टाइम की बात है। और अक्षय चिन्ह एरिया जो कि चाइना ने हमारे टेरिटरी को कैप्चर किया, वो उसको भी वो वापस भारत को दिलाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारे पड़ोसी देश थे उनको समझ में आ गया था कि हमारी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, कि भैया पहले किसी पे अटैक नहीं करना है, बहुत शांत पॉलिसी हमने बना के रखी थी, जिसके कारण हमारे दुश्मन जो बहुत सारे हमारे जो एरिया है उस पर कैप्चर करते चले गए। लेकिन अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि देश के अब जो हमारे होम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो काफ़ी सशक्त है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इंटरनेशनल पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझते हैं, और हो सकता है कि अब बहुत जल्दी आप लोगों को पीओके और अक्षय चिन्ह एरिया भी भारत के साथ मिलता हुआ दिखाई दे। नेक्स्ट है कि चाइना ने इन्वेड कब किया इंडिया पे? तो इसका आंसर 1962 से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हम सोच भी नहीं सकते थे कि चाइना हम पे अटैक करेगा, लेकिन पीछे से उसने हम पे वार करके, और यही एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हम हार भी गए थे। कह रहे ड्यूरिंग द चाइनीज इन्वेजन हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब चाइना ने हम पे अटैक किया था उस टाइम हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री, वो कौन थे? हालांकि उनकी काफी इंसल्ट हुई थी और बाद में उनको अपने पोस्ट से रिजाइन भी देना पड़ा था। तो उसका आंसर है वी कृष्ण मेनन। ये नेहरू जी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन नेहरू जी की खुद की इमेज को इतना डेंट हुआ था नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कि वो इनको नहीं बचा पाए। कह रहा है हु अकम्पनीड द तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ड्यूरिंग द ऑफिशियल चाइनीज विजिट टू इंडिया इन 1956। दलाई लामा के साथ कौन थे वो नेता? इसका आंसर चाइनीज प्रीबियर इन लाई, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अपार्थीड इज अ प्रैक्टिस ऑफ। आपको पता है अपार्थीड मतलब रंग भेद की नीति। साउथ अफ्रीका में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, गोरे और काले के बीच में जो डिफरेंसेस थे, बहुत सारे जो साउथ अफ्रीका में प्लेसेस थे, जैसे पब्लिक पार्क हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, थिएटर हो गए, वहाँ पे लिखा होता ब्लैक एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी कुत्ते और काले लोगों को एक जैसे समझा जाता था, उनको मतलब परमिशन नहीं मिलती थी। काले लोगों के अलग से रेस्टोरेंट थे, अलग से पार्क थे, गोरे लोगों के अलग थे। ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसे अपार्थीड कहा गया। तो वही कह रहा है क्या वो डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियस था, रेशियल था, लिंग्विस्टिक था, ह्यूमन बिहेवियर? तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जिसके लिए जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। हालांकि जिंदगी लगाने के बाद सफलता मिली, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन को जो ह्यूमिलेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया, उनके जनरेशन के लोगों ने किया, वो आगे भविष्य में लोगों ने नहीं किया। बहुत ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया, पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी, और बाद में वो पहले काले जो है वहाँ पे राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट इंडिया कन्वेंस्ड द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947 अंडर द लीडरशिप ऑफ।
तो मैं आपको बता दूँ, कुछ भी इंटरनेशनल लेवल की बात हो तो उस टाइम पे जो इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी थी हमारे देश में केवल जवाहरलाल नेहरू जी की थी। तो अगर मान लो यहाँ पे तो आपको आंसर आता है, अगर नहीं भी आता हो तो कोई इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे, किसकी इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी थी, किनके लीडरशिप में हुई थी, तो आप ज़्यादातर पे नेहरू जी को देखेंगे। तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू जी है। कह रहा है कि आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन सम प्रोविजन रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को दो तरह से घुमा दिया गया है। एक क्वेश्चन ये था कि कौन से आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट और पीस को प्रमोट करता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्टिकल 51 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द सम प्रोविजन रिगार्डिंग, क्या वो प्राइम मिनिस्टर के पावर के बारे में बताता है आर्टिकल 51, क्या फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, क्या प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, या फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब भी आप 51 आर्टिकल की बात करेंगे, ये क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि द बेसिस ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, यानी कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, विदेश नीति, उसका मेन आधार क्या था। तो इसे बच्चे को पता, यानी जिसने भी थोड़ा सा भी पॉलिटिकल साइंस 12th खोल कर देखा होगा कि नैम की पॉलिसी हमने अपनाई थी, हमने फर्स्ट चैप्टर से ही देखा था। तो ये आंसर सभी को बहुत आराम से पता होगा। यार आफ्टर नेहरू हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट चाइना, कि नेहरू जी के बाद पहले वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो चाइना विजिट किए थे। इसका आंसर है राजीव गांधी। आपको पता है 1962 के बाद चाइना से हमारे रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए थे, क्योंकि हमको इस युद्ध से बहुत नुकसान हुआ था। तो उसके बाद हमारे जो रिलेशन थे काफ़ी ख़त्म हो गए थे उनके साथ। तो फिर वो कौन से नेता थे जो कि उन्होंने चाइना फिर से दोबारा विजिट किया, तो आंसर है राजीव गांधी। वाई ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट इन 1956, 1956 में ब्रिटेन ने इजिप्ट पे क्यों अटैक किया, क्या मोटिव था, किस कारण लड़ाई उनकी हुई थी। तो इसका आंसर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्वेज कनाल के ऊपर उनकी जो लड़ाई हुई थी। कह रहा विच कॉन्फ्रेंस मार्क द जेनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन अफ्रीकन नेशन। इसका आंसर है बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। ये सारे के सारे जो आंसर है, एक बार आपने भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ लिया होगा तो सारे आंसर इसको बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे। एक्सपेंड नेफा, तो इसका आंसर है नॉर्थन ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, बीएस का। कह रहा बैंडुंग कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस किस साल में हुआ था, इसका आंसर 1955 है। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया कंडक्ट फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन द ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया, उस टाइम देश के कौन प्राइम मिनिस्टर थे। सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कब किया, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कब कौन थे, कहाँ पर हुआ, पाकिस्तान ने कब न्यूक्लियर टेस्ट किया, चाइना ने कब न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये सारे आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स बना के रखना है। एक दो मैंने बता दिए, बट बता दिए कि ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इस वे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भारत ने कोशिश बहुत टाइम पहले से कर रहे थे, लेकिन पहली सफलता जो मिली वो मई 1974 में मिले। उस टाइम देश की जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी ने भी काफ़ी कोशिश की थी, बट उस टाइम पे हमें सफलता नहीं मिली थी। लेकिन जब चाइना ने 1964 में, याद रखना है हमसे 10 साल पहले, उन्होंने जब न्यूक्लियर सक्सेसफुल उन्होंने बना लिया, तब जाके हमारी टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उस टाइम पे हमारे हम पे वो पहले अटैक भी कर चुके थे। चाइना से हमें शुरू से ही खतरा हो गया था। 1962 के बाद काफ़ी हम चाइना से हमारे लिए खतरनाक हो गया था। तो जब उन्होंने अपना सक्सेसफुल परमाणु टेस्ट कर लिया, तब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम भी न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट करें। हालांकि 1964 में जब चाइना ने कम लिया, तो उसके बाद जो पांचों वीटो पावर वाले देश थे, यूएस, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, तो उसके बाद सभी पांचों देशों ने, सुपर पावर ने डिसाइड किया कि अब हम क्या करते हैं, इनको बैन कर देते हैं। यानी कि हम लोगों ने बना लिया, अब हम किसी और देश को नहीं बनाने देंगे। तो नेहरू जी कहते थे ये जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है, इस चीज को कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और जिसके कारण आपको पता होगा भारत जो अमेरिका है वो चाहता है कि अब कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट ना करे। लेकिन उसके बावजूद भारत ने उसके नाक के नीचे से 2 बार सक्सेसफुल कंडक्ट किया। तो पहला किया 1974 में, और चाइना ने कब किया, तो मैंने बताया 1964 में, हमसे 10 साल पहले। या तो आप चाइना का याद रख लो, तो उसके 10 साल के बाद हमने किया। हमारे याद रख लो, 10 साल पहले चाइना ने किया था। किसी भी तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। दूसरा है कि सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, कारगिल वॉर, आप लोगों को पता होगा, अभी मूवी भी आई है शेरशाह, उसमें देखा कैप्टन बत्रा के बारे में। तो आपको याद रखना है जिस दिन साल कारगिल वॉर, उससे 1 साल पहले हमने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और आपको पता होगा ये जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। जिस बच्चे ने पोखरन मूवी नहीं देखी है, वहां पर जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने मुश्किल से हमने इसको सक्सेसफुल किया था। और जिन लोग अटल बिहारी वाजपेयी को कमजोर प्रधानमंत्री कहते हैं, उनको ये बहुत बड़ा जवाब है कि वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। वो एक ऐसे सच्चे नेता थे जिनके जो विपक्ष लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। उसमें दिखाया गया है कि अटल जो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके मतलब लीडरशिप में किस तरह से पूरा सक्सेसफुल ये काम किया गया। और इसलिए कि अमेरिका जो है सभी देशों पे सैटेलाइट रखता है, ताकि कोई भी देश इस तरह के सक्सेसफुल वो जो कंडक्ट ना करे, परमाणु परीक्षण ना करे। लेकिन उसके बावजूद हमने जो सक्सेसफुल किया था
वो एक हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हालाँकि उसके बाद अमेरिका के जो प्रेज़िडेंट थे उन्होंने बहुत तरह के सैंक्शन हम पे लगा दिए थे। सीटीबीटी पे हमसे हस्ताक्षर भी कराने की कोशिश की थी ताकि अब हम आगे नहीं करें। पर अटल जी ने साफ मना कर दिया, वो इस तरह से किसी कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। Next, a nuclear program was initiated in the year 1940s under the guidance of होमी जे भाभा, क्योंकि मैंने बताया था नेहरू जी पहले ही मानते थे देश को डेवलप करना तो साइंस और टेक्नोलॉजी को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन को करना पड़ेगा और इसीलिए वो पीसफुल पर्पस के लिए इसको यूज करना चाहते थे। हमने पहले भी न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हमने पहले ही कहा था नो फर्स्ट यूज, हम पहले कभी भी यूज नहीं करेंगे अपनी पावर शो करने के लिए, लेकिन अगर हमें कोई हम पे अटैक करेगा तो अपनी सुरक्षा के लिए, रिटेलिएट अपने जवाब देने के लिए, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ही हम केवल इस्तेमाल करेंगे। तो 1940 से ही हमारे देश में जो थे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की इनिशिएटिव स्टार्ट हो गए थे। तो किसके गाइडेंस में? होमी जे भाभा। तो जे मतलब जहांगीर है, बेसिकली होमी जे के नाम से ही वो जाने जाते थे। कह रहा फुल फॉर्म ऑफ सीटीबीटी। सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी। जब 1998 में हम लोगों ने टेस्ट किया था सेकंड, तो हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो पाकिस्तान जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम बिल क्लिंटन थे, फटाफट भंडे आए थे, भैया तुम सीटीबीटी पे हस्ताक्षर कर दो कि अब तुम कोई और न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे। अटल जी ने कहा था कि हम इस तरह कोई साइन नहीं करेंगे, अगर जो सुपर पावर है बशर्ते वो भी इस पे साइन करके लिख दे आप भी करो तो हम करेंगे। कि यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो सुपर पावर है वो उनको अपनी मर्जी है, अपनी परमिशन है, कुछ भी कर सकते हो, और बाकी जो दूसरे कमजोर देश है आप उनको इस तरह से किसी भी एग्रीमेंट या साइन करा के आप उनको टेस्ट करने से किसी तरह से आप रोक नहीं सकते। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन अटल बिहारी वाजपेयी का माना जाता था। इसके साथ ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। हिस्ट्री और जो भी हमारे इंग्लिश और इकोनॉमिक्स है उसके 2-2 3-3 चैप्टर रहते हैं। हम वेरी सून यानी कि इस वीक में सारे खत्म कर दूंगी एमसीक्यू, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।